नमस्कार साथियों बिल्डिंग मटेरियल के हमारे लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा हमने आपको डिस्कस किया था डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को। जैसा कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हमने कई सारे टेस्ट को भी डिस्कस किया था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कब करते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कब करते हैं, इसको अच्छे तरीके से बताया था। एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि क्या होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड क्या होता है हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। यानी कि अगर आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अगर आप कोई कॉलम बना रहे हैं या बीम बना रहे हैं, ये आपका कॉलम का स्ट्रक्चर है और ये आपका बीम का स्ट्रक्चर है। मान लीजिए ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर है। अगर आप स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करने से पहले अगर आप कंक्रीट का स्ट्रेंथ को चेक करते हैं तो उसे हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर आप कंक्रीट का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसे हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अगर आप कंक्रीट को पहले से प्रिपेयर्ड कर लिए, यानी कि स्ट्रक्चर को आप पहले से बना लिए और स्ट्रक्चर को बनाने के बाद आप उसका टेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को बनाने के बाद अब आप अगर उसका टेस्ट कर रहे हैं तो उस टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहते हैं। जैसे कि हमने इसमें क्या क्या बताया था आपको, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में बताया था, पहला जो टेस्ट आपका डिस्कस हुआ था वो था आपका अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, या इसी को हम लोग क्या कहते थे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्ट कहते थे। तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट में हम लोग क्या करते थे, पल्स को ट्रेवल्स करवाते थे, किसके थ्रू, कंक्रीट के थ्रू, और इससे हम लोग इसका फाइंड आउट करते थे, स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते थे। और दूसरा जो टेस्ट था आपका वो था आपका रिबॉन्ड हैमर टेस्ट। और रिबॉन्ड हैमर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमने आपको बताया था कि एक एपरेटस का यूज करते हैं, वो एपरेटस आपका होता है रिबॉन्ड हैमर। कौन सा होता है, रिबॉन्ड हैमर। इसके क्या प्रोसीजर थे, जस्ट हमने इसके पिछले क्लास में बताया था, आप लोग पिछला लेक्चर देख सकते हैं, पिछले लेक्चर पे विजिट करके इसके बारे में, इसके प्रोसीजर के बारे में जान सकते हैं। तो तीसरा जो टेस्ट आपका होने वाला है, यानी कि हो चुका है, तीसरा टेस्ट था आपका कंक्रीट कोर टेस्ट। कंक्रीट कोर टेस्ट में हम लोग क्या करते थे कि जो पहले से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से हम लोग क्या करते थे, कोर को थोड़ा सा स्मॉल पोर्शन को कट करके कोर को बाहर करते थे और उसके बाद उसको यूटीएम मशीन में जाके टेस्ट करते थे। और टेस्ट करने के बाद उस कंक्रीट का क्या फाइंड आउट करते थे, स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते थे। तो ये था आपका कंक्रीट कोर टेस्ट। और नेक्स्ट जो टेस्ट है आपका, नेक्स्ट टेस्ट होने वाला आपका पुल आउट टेस्ट। पुल आउट टेस्ट में हमने आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं, हम लोग रॉड को कंक्रीट के अंदर डालते हैं और जब कंक्रीट हमारा हार्डन हो जाता है तो उस रॉड को क्या करते थे बताइए, पुल करते थे, खींचते थे बाहर की ओर, और उस रॉड के साथ जो भी कंक्रीट बाहर आता था उसका फिर हम उसका क्या कर लेते थे, टेस्ट कर लेते थे, यानी कि उसका स्ट्रेंथ निकालने का कोशिश करते थे। ठीक है। तो ये था आपका पुल आउट टेस्ट। एंड नेक्स्ट जो टेस्ट था आपका वो था आपका पेनिट्रेशन टेस्ट। क्या था आपका, पेनिट्रेशन टेस्ट। इसमें हमने आपको बताया था स्टील प्रोब्स लेते हैं, विजिटर प्रोब सिस्टम के बारे में बताया था, बंदूक, गोली बंदूक की जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाया था फिगर, विजिटर प्रोब सिस्टम बताया था ना। उसी में क्या करते थे हम लोग, स्टील प्रोब को क्या करते थे, पेनिट्रेट करवाते थे और उसकी मदद से हम लोग क्या करते थे, स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते थे। तो अभी जो आपका ये 5 टेस्ट हुआ ये पिछले क्लास में डिस्कस हो चुका है। अब जो हम लोग नेक्स्ट टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं वो होगा आपका मैच्योरिटी टेस्ट, यानी कि कंक्रीट का मैच्योरिटी कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उस मैच्योरिटी की मदद से हम लोग स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं, आज के क्लास में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मेन रूप से मैच्योरिटी टेस्ट के ऊपर। ये जो टेस्ट होता है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि ये टेस्ट कहना क्या चाह रहा है कि आप क्या करते हैं, कंक्रीट को लेते हैं, आप क्या करते हैं, कंक्रीट को लिए, सपोज दैट यही आपका कंक्रीट का क्यूब है मान लीजिए। ये जो टेस्ट है हमारा, ये जो मैच्योरिटी टेस्ट है हमारा, ये कौन सा टेस्ट है बताइए, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये छठा टाइप है इसका, यानी कि टाइप नंबर 6 टेस्ट को फाइंड आउट करने का, यानी कि स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है ये। कौन सा, मैच्योरिटी टेस्ट। अब इसमें क्या बोला है, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने क्या किया, कंक्रीट का सैंपल लिया, आपने क्या किया, कंक्रीट का सैंपल लिया और उसको चेक करना है कि ये मैच्योर कैसा है, किस तरीके से मैच्योर्ड है। अगर मान लीजिए आपने चार ब्लॉक लिया कंक्रीट का या 4 स्ट्रक्चर लिया कंक्रीट का, 4
स्ट्रक्चर लिया कंक्रीट का, चारों का मैच्योरिटी को आपने ऑब्जर्व किया। अगर चारों का मैच्योरिटी बराबर होगा, अगर इस चारों का मैच्योरिटी बराबर होगा, दैट मींस इसका स्ट्रेंथ भी क्या होगा, दैट मींस इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3 एंड स्ट्रक्चर नंबर 4। चारों को हम लोग क्या करते हैं, पहले मैच्योरिटी देखते हैं इसका कि चारों का मैच्योरिटी कैसा है, और मैच्योरिटी देखने के बाद इसका क्या करते हैं हम लोग, टेस्टिंग करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अगर चारों का मैच्योरिटी बराबर आया तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट भी क्या आएगा, बराबर आएगा। तो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए कोई क्लास है हमारा, क्लास में मान लीजिए 3 बच्चे हैं, तीनों का मैच्योरिटी हम लोग चेक करते हैं कि कितना मैच्योर्ड है, तीनों स्टूडेंट कितना मैच्योर्ड है। जो जितना ज्यादा मैच्योर्ड होगा उसका स्ट्रेंथ जो है उतना ही ज्यादा निकलेगा। उसी तरीके से यहां भी हो रहा है कंक्रीट के केस में, अगर चारों का मैच्योरिटी बराबर होगा तो दैट मींस चारों का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोला है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट कंक्रीट हैविंग इक्वल मैच्योरिटी will have equal compressive strength। अगर इक्वल मैच्योरिटी होगा तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी क्या होगा, इक्वल होगा। यही बोला है इसका प्रिंसिपल। अब इस मैच्योरिटी को टेस्ट करना है। अब हमने क्या बोला कि चारों का मैच्योरिटी अगर बराबर होगा तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैच्योरिटी को टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैच्योरिटी को टेस्ट करने के लिए आपके पास कौन से एपरेटस अवेलेबल है, तो एपरेटस का नाम है आपका मैच्योरिटी मीटर। क्या है, मैच्योरिटी मीटर इंस्ट्रूमेंट से आप क्या कर सकते हैं, मैच्योरिटी टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और क्या बोला है कि जितना ज्यादा मैच्योरिटी होगा, अभी हमने ऐसे भी आपको बोला कि जितना ज्यादा मैच्योरिटी होगा उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। दैट मीन्स हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि मैच्योरिटी तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम यहां लिखे हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैच्योरिटी नंबर। यानी कि मैच्योरिटी नंबर जितना ज्यादा होगा आपका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, अब इसमें जब हम लोग मैच्योरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसी मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, यानी कि स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहां जानना होगा कि इसमें जो स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं, ये स्ट्रेंथ जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर निर्भर करेगा, तो ये होता है हमारा टाइम एंड टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करेगा, टाइम एंड टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करेगा। टाइम और टेम्परेचर को आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। और अगर मान लीजिए कई सारे टाइम्स आपके पास अवेलेबल हो और कई सारे टेम्परेचर भी अवेलेबल हो, तो आप क्या करना है, टाइम और टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद समय, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 3 टाइम है और 3 टेम्परेचर है, 3 टाइम है 3 टेम्परेचर है, तो आप फर्स्ट टेम्परेचर और फर्स्ट टाइम को मल्टीप्लाई कीजिएगा, सेकेंड टेम्परेचर और सेकेंड टाइम को मल्टीप्लाई कीजिएगा, थर्ड टाइम और थर्ड टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कीजिएगा, और तीनों मल्टीप्लीकेशन को क्या करना है, समेशन करना है, यानी कि जोड़ना है। ठीक है, तो यही चीज करेंगे आगे हम लोग, किसमें, मैच्योरिटी में। अब देखिए ये तो आपका था कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा पॉइंट बोला जो अभी हमने डिस्कस किया, इट इज सेड टू बी फंक्शन ऑफ समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर। यानी कि ये जो हमारा मैच्योरिटी होता है ये किसका फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है किसका, टाइम का फंक्शन होता है, और किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। फंक्शन होता है, इसका क्या मतलब है, फंक्शन का मतलब है कि ये बोल रहा है कि ये फंक्शन है टाइम एंड टेम्परेचर का। इसका मतलब है कि ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द समेशन इज कॉल्ड द मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी समेशन को हम लोग मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट कहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग दिखाते हैं आपको फॉर्मूला, यही समेशन वाला फॉर्मूला। तो देखिए यहां पर क्या बोला है कि ये जो मैच्योरिटी होता है, तो आपका मैच्योरिटी होता है, ये मैच्योरिटी जो होगा ये समेशन होता है किसका, टाइम का एंड टेम्परेचर का। क्या होता है, टाइम का और टेम्परेचर का। यानी कि टाइम और टेम्परेचर को आपको क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करते जाना है और उसका क्या करते जाएंगे, समेशन करते जाएंगे। क्लियर,
तो टाइम और टेम्परेचर का मल्टीप्लाई करके समेशन जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैच्योरिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, मैच्योरिटी मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है द रेफरेंस टेम्परेचर इज टेकन बिटवीन -12 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -10 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू विच हाइड्रेशन ऑफ कॉन्क्रीट टेक प्लेस। जो टेम्परेचर मैच्योरिटी के फॉर्मूले में आ रहा है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हम लोग कितना कंसीडर करेंगे, कितना स्टैंडर्ड टेम्परेचर को कंसीडर करेंगे, तो स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होने वाला है वो होने वाला आपका -12 डिग्री से -10 डिग्री तक, -12 से -10 के बीच होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर का रेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या कह रहा है कि जनरली एवरेज वैल्यू जो लेंगे टेम्परेचर, यानी कि पहला पॉइंट बोला आपको कि जो टेम्परेचर आप कंसीडर कीजिएगा ये -12 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तक कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट बोल रहा है कि अगर आपको इसका एवरेज टेम्परेचर वैल्यू लेने बोले तो एवरेज टेम्परेचर वैल्यू -11 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि -11 डिग्री सेंटीग्रेड आपको क्या करना है, कंसीडर करना है टेम्परेचर को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मैच्योरिटी इज मेजर्ड इन डिग्री सेंटीग्रेड इंटू आवर और डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डे, यानी कि ये इसका क्या है, यूनिट है। यूनिट क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि मैच्योरिटी बराबर होता है हमारा टाइम इंटू टेम्परेचर। टाइम इंटू क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो टाइम को आप किस में लीजिएगा, किस यूनिट में लीजिएगा, सेंटीग्रेड में लीजिएगा, सेल्सियस में लीजिएगा, डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस यहाँ बोलिए। ठीक है, और आप किस में टाइम को लीजिएगा, सेकेंड में, एंड टेम्परेचर को लीजिएगा डिग्री सेंटीग्रेड, या टाइम को आवर में कंसीडर कर लीजिए। तो अलग अलग यहाँ यूनिट होगा, आवर में या डे में भी बोल सकते हैं। किसको, टाइम को। टाइम को या तो आप बोलिए आवर में या तो आप डे में, यानी कि ये क्या हुआ, सेकेंड आपका क्या हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ। तो अभी यहाँ पर सेकेंड नहीं लेके हम लोग क्या लेंगे, यहाँ आवर लेंगे या डे लेंगे। या तो इसका यूनिट हम लोग आवर में बोलेंगे या तो हम इसका यूनिट डे में बोलेंगे। तो छोटा यूनिट यहाँ क्यों नहीं कंसिडर, छोटा यहाँ यूनिट हम नहीं किए क्योंकि इस करेंगे क्या, थोड़ा सेकंड के लिए क्या टेस्टिंग करते हैं क्या, नहीं ना। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 दिन टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, छोटा यूनिट नहीं लेंगे। अब यहाँ पर बोला है आपको मैच्योरिटी में टाइम एंड टेम्परेचर का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो टाइम को हम लोग लेंगे, बताइए आवर में लेंगे या डे में लेंगे, और टेम्परेचर को आप किस में लीजिएगा, टेम्परेचर को आप लीजिएगा डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस, सेल्सियस में लीजिए। यहाँ तक का यूनिट जो आ जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इंटू आवर हो जाएगा, या डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इंटू डे हो जाएगा। बताइए दिक्कत। फिर देखिए एग्जांपल, अब हम यहां से क्या जानने का कोशिश करेंगे, किस तरीके से जो आपका टाइम दिया हुआ रहेगा, किस तरीके से जो आपका टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा, और आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा मैच्योरिटी को, आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा मैच्योरिटी को, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि मैच्योरिटी निकालना है आपको, अगर आपका सैंपल ऑफ कंक्रीट जो क्योर्ड किए, यानी कि क्या किए, पानी में डुबाए, यानी कि क्या किए, पानी में डुबाए हैं। ठीक है, क्योर्ड किए हैं 18 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 28 डेज के लिए। आप क्या किए हैं, कंक्रीट का ब्लॉक लिए हैं, मान लीजिए ये आपका कंक्रीट का क्या है, ब्लॉक है या कंक्रीट है, मान लीजिए सिंपल सिंपल मान के चलना है इसको कि ये हमारा क्या है, कंक्रीट है। अब आप इसको क्या किए, क्योर्ड किए हैं 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एंड 28 डेज के लिए। अब आपको बोले कि इसका मैच्योरिटी आप फाइंड आउट कीजिए। आपको मैच्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैच्योरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पूरा हम मैच्योरिटी नहीं लिख के कैपिटल एम अगर आपको लिख दे तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर क्या है, M4 मैच्योरिटी है, M4 क्या है, मैच्योरिटी है। अब आपको क्या करना है यहाँ से, अब आप जानते हैं कि ये मल्टीप्लीकेशन होता है टाइम एंड टेम्परेचर का। टाइम आपको क्या दिया हुआ है, 28 डेज दिया हुआ है। लेकिन अगर आपसे बोले कि आपको निकालना है डिग्री सेल्सियस इंटू आवर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेज को पहले आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एम देखिए 28 डेज में था, इसको क्या करेंगे, 1 डेज में 24 आवर होता है, 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा,
अब टेम्परेचर लेना है। टेम्परेचर आपका कितना दिया हुआ है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे माइनस करना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर से माइनस करना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर से माइनस करना है। तो 18 डिग्री था, 18 डिग्री सेल्सियस था, तो अब आप इसको क्या किए, माइनस किए, किससे बताइए, 11 डिग्री से, -11, क्योंकि स्टैंडर्ड किसको लिए थे टेम्परेचर इस टेस्ट में, -11 डिग्री लिए थे। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है 19488 डिग्री सेंटीग्रेड आवर, यही आ जाएगा आपका 19488 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड इंटू आवर आ जाएगा। अब देखिए यहां से क्या बोला कि अगर आप मैच्योरिटी मेथड में स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कुछ बात को भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, द स्टैंडर्ड कैलकुलेशन इज डन फॉर मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। जब भी आपको स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करना हो तो यही सब डाटा आपको यूज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर वैल्यू क्या आया था, 19488 आया था। एक मिनट, यहां पर जो वैल्यू आया था आपका 19488 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू आवर आया था, और यहां पर जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के थ्रू बोल रहा है कि मैच्योरिटी का जो वैल्यू आना चाहिए वो आना चाहिए 19800 आना चाहिए सेंटीग्रेड इंटू आवर यूनिट में, ठीक है। तो ये बात आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू ध्यान रखिएगा 19800 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू आवर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है, द स्ट्रेंथ एट एनी मैच्योरिटी, द स्ट्रेंथ एट एनी मैच्योरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ एट मैच्योरिटी 19800 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर आप किसी भी कंक्रीट का आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी कंक्रीट के स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैच्योरिटी से, स्टैंडर्ड मैच्योरिटी का जो स्ट्रेंथ होगा, यानी कि हमने अभी आपको बताया कि स्टैंडर्ड मैच्योरिटी आपका कितना होगा, यही है मान लीजिए कंक्रीट, स्टैंडर्ड जो मैच्योरिटी होगा, स्टैंडर्ड मैच्योरिटी कितना होगा, 19,000 कितना बोला हमने, 800 बोला, यही। अब इसका कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होगा ना, का कुछ क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। अब इसका जो स्ट्रेंथ होगा, और हम क्या किए, कोई अनदर कंक्रीट लिए, कोई दूसरा कंक्रीट लिए, अभी इसका हम लोग स्ट्रेंथ को निकाल रहे हैं, अब इसके स्ट्रेंथ को निकाल रहे हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ है विद रिस्पेक्ट टू ये स्टैंडर्ड वाले मैच्योरिटी के स्ट्रेंथ के, ये स्टैंडर्ड वाले मैच्योरिटी के स्ट्रेंथ के कितने परसेंट है हमारा ये दूसरा वाला स्ट्रेंथ। इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है, इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपका कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है ये एस बराबर होता है, स्ट्रेंथ को हमने यहाँ क्या दिखाया है, एस से दिखाया है, स्ट्रेंथ को हमने यहाँ एस से दिखाया है। तो ये जो स्ट्रेंथ होगा आपका ए प्लस बी इंटू लॉग 10 होगा, ठीक है, लॉग 10 बेस 10 है इसका, लॉग 10 डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, बेस 10 इंटू मैच्योरिटी डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3, डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेंथ मिल जाएगा, क्या मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा। कौन सा स्ट्रेंथ, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ मिलेगा, परसेंटेज स्ट्रेंथ मिलेगा किसी भी कंक्रीट का विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैच्योरिटी स्ट्रेंथ, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैच्योरिटी स्ट्रेंथ। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी दूसरे कंक्रीट का स्ट्रेंथ निकालना हो तो किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैच्योरिटी स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। यानी कि S बराबर जो होगा आपका A प्लस बी इंटू लॉग मैच्योरिटी डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3, और लॉग ध्यान रखिएगा कि लॉग जो यहाँ यूज हुआ है वो बेस 10 में, एलन यही बोल रहा है कि यानी कि ई बेस में नहीं है, अगर हम एलन यूज करते तो ई बेस में रहता, यहाँ लॉग यूज किए हैं और ऊपर से लिख भी दिए हैं कि इसका जो बेस है ये बेस 10 है इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सिंबल है आपका ए, ये जो सिंबल है आपका बी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ए और बी आपका क्या है, ए और बी आपका यहाँ क्या है, तो ए एंड बी आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्या है आपका, ए एंड बी कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो ए का जो वैल्यू होने वाला है वो ग्रेटर होने वाला है किससे, बी से,
ए का वैल्यू ग्रेटर होगा बी से, एंड देयर वैल्यू डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ लेवल ऑफ कंक्रीट। देयर वैल्यू, इसका जो ए एंड बी का जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ लेवल ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब क्या क्या ए और बी का वैल्यू हो सकता है स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग? इन्होंने क्या बोला? ए और बी का वैल्यू स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि अलग अलग स्ट्रेंथ के लिए ए एंड बी का वैल्यू क्या करेगा? चेंज करेगा। अब किस तरीके से चेंज करता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड टेबल दिया गया है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू दिया गया है ए एंड बी का। अगर आपका स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उस टाइम हमने आपको क्या बताया कि उस टाइम जो मैच्योरिटी होता है, उस टाइम जो स्टैंडर्ड मैच्योरिटी होता है वो होता है 19,800 डिग्री सेल्सियस इंटू आवर। 19,800 डिग्री सेल्सियस इंटू आवर होता है, ठीक है, मेगा पास्कल में। मेगा पास्कल में, मेगा पास्कल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ के बारे में बोल रहा है, और जब भी स्ट्रेंथ निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है? पास्कल्स होता है। यहाँ मेगा पास्कल्स बोला है, यानी कि 10⁻⁶ पास्कल होगा। मेगा पास्कल का मतलब होता है जैसे कि आपको बोला जाए 5 मेगा पास्कल, 5 मेगा पास्कल बोला जाए तो इसका मतलब है 5 गुना 10⁻⁶ पास्कल होता है। ये बात आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ का टेबल दिया गया है, एंड ए एंड बी का क्या क्या वैल्यू होगा वो भी आपका दिया गया है, भी आपका दिया गया है। यहाँ पर एक चीज आप क्या कीजिए, यहाँ पर ये साइन जो है अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला साइन आपको ध्यान रखना है, अपोजिट होगा, यानी कि ए का जो वैल्यू है वो छोटा होगा किससे? का जो वैल्यू छोटा होगा, क्योंकि टेबल से आपको ऑब्जर्व भी हो जाएगा कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू क्या है। यहां देखिए टेबल में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? पहला बोल रहा है पॉइंट कि अगर स्ट्रेंथ जो है, अगर स्ट्रेंथ जो है 28 दिन 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आपका मैच्योरिटी मिल रहा था स्टैंडर्ड मैच्योरिटी, और उस स्टैंडर्ड मैच्योरिटी का अगर स्ट्रेंथ जो है 17.5 मेगा पास्कल से कम हो जाए तो उस केस में आपका ए का जो वैल्यू होगा, ए कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो 10 होगा, एंड बी कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो 68 होगा। एंड दूसरा पॉइंट इसमें बोल रहा है कि अगर आपका स्टैंडर्ड मैच्योरिटी का अगर स्ट्रेंथ 17.5 से 35 के बीच, 17.5 से 35 के बीच हो, यानी कि मेगा पास्कल में, तो उस समय जो है ए का वैल्यू 21 होगा एंड बी का वैल्यू जो है 61 होगा। 35 और 52.5 के बीच रहेगा तो ए का वैल्यू 32 एंड बी का वैल्यू 54, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर आपका स्ट्रेंथ का रेंज जो है 52.5 से 70 के बीच हो तो उस समय ए का वैल्यू जो है होगा एंड बी का वैल्यू जो है 46.5 होगा। तो अब आप यहां से टेबल से एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे कि ये जो आपका कॉलम है ए वाला कॉलम, इसमें ए का वैल्यू आपको दिख रहा है, ये जो आपका बी वाला कॉलम है इसमें आपको क्या दिख रहा है? बी का वैल्यू दिख रहा है। तो यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहां पर जो बी का वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे? ए से। यहां पर जो बी का वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे? ए से। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि जो बी कांस्टेंट का वैल्यू होगा वो ए से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेम स्ट्रेंथ एट एनी टेम्परेचर, यानी कि आप क्या किए, एक कंक्रीट है आपका, ठीक है, ये कंक्रीट है और आपका क्या बोला है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेम स्ट्रेंथ एट एनी टेम्परेचर। मान लीजिए इस वाले का कुछ ना कुछ क्या होगा? स्ट्रेंथ होगा। मान लेते हैं लेट अस सपोज दैट 100 मेगा पास्कल। ध्यान से सुनिए, हमने क्या किया? दो कंक्रीट लिया, पहला ये कंक्रीट है, दूसरा ये कंक्रीट। देखिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, यहाँ पहले से हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि कंक्रीटिंग करने से पहले हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं, कंक्रीट होने के बाद, स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करने के बाद ऐसा हम लोग टेस्टिंग कर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या किए, हमने बोला कि एक आपका कंक्रीट है, उसका स्ट्रेंथ है आपका ना 100 मेगा पास्कल, 100 मेगा पास्कल आपका क्या स्ट्रेंथ। अब दूसरा कंक्रीट का एग्जांपल लिए हम लोग, दूसरा कंक्रीट लिए, ठीक है,
वो बोल रहा है कि ये दूसरे कंक्रीट को भी इतना ही स्ट्रेंथ गेन करवाने के लिए, दूसरे कंक्रीट को भी इतना ही स्ट्रेंथ गेन करवाने के लिए कितना हमें टाइम का रिक्वायरमेंट होगा वो फाइंड आउट, ना हमें टाइम का रिक्वायरमेंट होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो पहले वाला कंक्रीट था स्ट्रेंथ के बराबर आप दूसरे कंक्रीट को करना चाह रहे हैं, तो पहले वाले स्ट्रेंथ का मैच्योरिटी आपको अगर दिया हुआ हो, अगर पहले वाले कंक्रीट का अगर आपको मैच्योरिटी दिया हुआ हो और टेम्परेचर अगर आपको दिया हुआ हो, टेम्परेचर किसका, टेम्परेचर तो जिस टेम्परेचर पे आप कंक्रीट को बनाना चाह रहे हैं टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, मान लीजिए कंक्रीट सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मैच्योरिटी दिया हुआ हो और टी टेम्परेचर आपको पता हुआ हो, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से टाइम रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं फॉर सेम स्ट्रेंथ एट एनी टेम्परेचर। यही किस टेम्परेचर पे, यानी कि 10 डिग्री पे निकालना है तो उस टाइम क्या लगेगा, यानी कि आपको पहले मैच्योरिटी पता कर लेना है, आपको पहले मैच्योरिटी पता कर लेना है कंक्रीट का मैच्योरिटी को क्या करना पड़ेगा, पहले पता करना पड़ेगा। दूसरा बात, अब इसका स्ट्रेंथ को हम लोग सेकेंड वाले का स्ट्रेंथ को इस स्ट्रेंथ के अगर हम बराबर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देखना पड़ेगा कि किस टेम्परेचर पर आप बराबर करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ रहे तो यहाँ पर टी आपको क्या रखना है, 10 डिग्री सेल्सियस क्या रखना है, 10 डिग्री सेल्सियस। अब मैच्योरिटी तो आप फाइंड आउट कीजिएगा, तो वही चीज लिखा है, इफ स्ट्रेंथ एट एनी गिवन मैच्योरिटी नोन, अगर आपको स्ट्रेंथ निकालना है किसी गिवन मैच्योरिटी पर तो आप क्या कीजिएगा, देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू रीच द सेम स्ट्रेंथ एट एनी अदर टेम्परेचर इज गिवन बाय टी बराबर m डिवाइडेड बाय 24 इंटू टी माइनस 11 डिग्री। ये फॉर्मूला का यही चीज बोलना चाह रहे हैं, का स्ट्रेंथ दिया हुआ है इतना ही बराबर ये कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करना चाह रहा है, तो बताइए कितना टाइम का रिक्वायरमेंट होगा, आप टाइम निकाल सकते हैं। एम आपका क्या है, मैच्योरिटी पर है, आपका क्या है, मैच्योरिटी पर। इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, क्या करने वाले हैं इसके ऊपर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे कि क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन और आए हुए दोनों चीज। चलिए हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस, क्या कह रहा है, एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, ये आपका ध्यान, एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए उसके करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ अ सैंपल ऑफ फुल मैच्योर्ड कंक्रीट। आपके पास क्या है, एक सैंपल है कंक्रीट का, फुल मैच्योर्ड कंक्रीट, फुल मैच्योर्ड क्या होगा, जहां दिया हुआ है फुल मैच्योर्ड का, यानी कि आपके पास एक सैंपल है का और बोला गया है कि ये क्या है हमारा मैच्योर्ड, क्या है मैच्योर्ड, और ये जो फुल मैच्योर्ड है, और ये जो फुल मैच्योर्ड है इसका जो कॉम्प्रेस का जो आपका कितने पास एम होगा, इसका पास, ये बताइए। दूसरा क्या बोल रहा है, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ आइडेंटिकल कंक्रीट एट एज ऑफ 7 days एंड when cured at an average temperature day at 20 and night at, यानी कि 7 दिन के एज में इसका कंक्रीट का क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है, जब इस हम लोग क्या किए हैं, क्योर्ड किए हैं, दिन में क्योर्ड करके रखते हैं 20 टेम्परेचर पर और रात में क्योर्ड करके रखते हैं 10 डिग्री, ठीक है, दिन में 20 डिग्री टेम्परेचर पर और रात में 10 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है कंक्रीट का, क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे 7 दिन में, 7 दिन में स्ट्रेंथ निकालना है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको 7 दिन में मैच्योरिटी निकालना पड़ेगा, 7 दिन में मैच्योरिटी नंबर निकालना पड़ेगा कि कितना मैच्योर्ड है। 7 दिन अगर हो जाए कंक्रीट,
यानी कि इतना टेम्परेचर रखने से, यानी कि 20 दिन में एंड 10 डिग्री से रात में, इतना में हम लोग, इतना टेम्परेचर में हम लोग क्या किए हैं, क्योर्ड किए हैं और 7 दिन के लिए छोड़ दिए हैं, तो उस टाइम आपका कंक्रीट का मैच्योरिटी कैसा होगा, यानी मैच्योरिटी क्या होगा, जैसे आप कह सकते हैं कि जब छोटा बच्चा धीरे बड़ा होता है तो वो मैच्योर्ड होने लगता है, तो हर चीज समझ में आने लगता है क्या अच्छा है क्या खराब है। इस तरीके से कंक्रीट है, जब आप कंक्रीट को कास्ट करते हैं स्टार्टिंग फेज में आप उसको क्या कीजिए, थोड़ा सा उसको सैक कीजिए, चाहिए उसको, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। लेकिन जो टाइम के बाद मैच्योर्ड होने लगता है तो कंक्रीट क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अब आप उसको अगर सैकिंग करना स्टार्ट कीजिएगा तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है। अब देखिए यहाँ 7 डेज में निकालना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 7 दिन में मैच्योरिटी निकालना पड़ेगा। तो मैच्योरिटी हमने अभी आपको बताया फॉर्मूला, टी का फॉर्मूला क्या बताया, समेशन ऑफ क्या होता है बताइए, टाइम इनटू टेम्परेचर, टाइम इनटू टेम्परेचर। अब यहां देखिए 7 डेज टाइम दिया हुआ है, डेज में है, इसको आप आवर में कन्वर्ट, 7 इंटू क्या कीजिएगा बताइए, दिन में अलग लीजिएगा टाइमिंग, क्योंकि दिन का टेम्परेचर अलग है, रात का टेम्परेचर अलग है। 7 डेज बोल रहा है तो 12 आवर दिन हो सकता है एक दिन में, तो एक दिन में 12 आवर हो सकता है टाइमिंग दिन का, और रात का टाइमिंग क्या हो सकता है, 12 आवर हो सकता है। यहाँ पर क्या करना है, 7 इंटू 12 आवर, पहले डेज वाला डे वाला लेंगे, तो पहले मतलब क्या कर सकते हैं, हाँ डे वाला लेंगे फिर नाइट वाला लेंगे, पहले क्या करेंगे हम लोग, डे वाला लेंगे कैलकुलेशन, उसके बाद नाइट वाला लेंगे। यहाँ पर 7 इंटू क्या किए, 12 किए, 12 आवर होता है एक डेज में, ठीक है। एक डेज हम पूरा नहीं बोल रहे हैं, ओनली दिन वाला बात कर रहे हैं, रात वाला नहीं, ठीक है। दिन रात मिला के 24 आवर होता है, तो दिन में कितना होगा, 12 आवर होगा, और रात में कितना होगा, 12 आवर होगा। इसी तरीके से 7 इंटू 12 किए, 12 आवर इंटू इसका टेम्परेचर कितना 20 था, तो 20 माइनस स्टैंडर्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, समेशन करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, समेशन ऑफ टाइम इंटू टेम्परेचर कर रहे थे, समेशन ऑफ टाइम इंटू टेम्परेचर कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरा क्या लेंगे, 7 इंटू 12 आवर, फिर रात में होगा, और रात का टेम्परेचर कितना है बताइए, 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री माइनस माइनस 11, 10 7 10 डिग्री माइनस 11, बताइए। जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका मैच्योरिटी कितना आएगा, आपका मैच्योरिटी आ जाएगा 438 डिग्री 8 आवर, 438 डिग्री आवर आ जाएगा। ये आपका क्या निकला, मैच्योरिटी, ये आपका क्या निकला, मैच्योरिटी निकला। बताइए यहां तक में कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्या निकालना चाहेंगे, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ डायरेक्ट नहीं निकलता है, स्ट्रेंथ जो है डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने आपको एक बताया कि अगर आपको निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैच्योरिटी स्ट्रेंथ के, रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैच्योरिटी कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ, अगर रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्मूला बताया मैंने, क्या बताया स्ट्रेंथ का, ए प्लस का भी हमने बताया था। स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज का, होता है ए प्लस लॉग, बेस होता है इसका 10, ये क्या होता है मैच्योरिटी, डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 3 होता है, यही होता है। और यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, हीट ऑफ हीट एट 7 डेज बोल सकते हैं, या नहीं भी बोल सकते, क्योंकि 7 डेज का हम लोग मैच्योरिटी निकाले ही है, ठीक है। यहां से बोल डायरेक्ट कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, एट ऑफ 800 एस क्या है आपका, एस क्या है, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है विद रिस्पेक्ट टू
रिस्पेक्ट टू, बताइए, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट मैच्योरिटी ऑफ 19,800 पावर। ये बात क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ से ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा और ये मैच्योरिटी क्या होगा। तो हमने पीछे आपको मैच्योरिटी निकाल के दिखाया 43 यानी कि 4360 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू आवर आपका क्या आया है मैच्योरिटी। एम बराबर क्या हो जाएगा था 438 आवर था आपका। मैं यहां से आप क्या कीजिएगा बताइए, ये इतना है। और आप जानते हैं कि जब आपका मैच्योरिटी स्टैंडर्ड मैच्योरिटी के बराबर हो 800 के मैच्योरिटी के बराबर हो तो उस टाइम ए और बी का वैल्यू क्या होगा। आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर सैंपल जो है फुल्ली मैच्योर्ड हो तो उस टाइम जो है आपका स्ट्रेंथ क्या होगा कंक्रीट का 40 मेगापास्कल। अब आइए टेबल के ऊपर 40 मेगापास्कल, 40 मेगापास्कल जो है किसके बीच लाई कर सकता है, 40 मेगापास्कल जो है किसके बीच लाई कर सकता है बताइए, 40 मेगापास्कल इसके बीच लाई कर सकता है। यही था आपका स्टैंडर्ड वाला 28 डेज एंड 18 डिग्री सेंटीग्रेड और मैच्योरिटी कितना आया था 19,800 आया था। तो इसको हम लोग क्या बोले थे, स्टैंडर्ड मैच्योरिटी बोले थे। और उसी स्टैंडर्ड मैच्योरिटी का जो स्ट्रेंथ का आपका रेंज दिया हुआ है तो बोला है कि हमारे पास कितना है, हमारे पास कितना है स्ट्रेंथ 40 मेगापास्कल। आप इसी टेबल से आप रेंज में आइए, रेंज में आएगा 35 से 52.5 आएगा कौन 40 हमारा। तो इसमें आपका ए का वैल्यू 30 होगा और बी का वैल्यू क्या होगा 54 होगा। ए का वैल्यू 30 एंड का वैल्यू, यहां से आप क्या कर सकते हैं, ए का वैल्यू 30 रख सकते हैं और बी का वैल्यू जो होगा 54 रख सकते हैं। आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, क्या करेंगे पुट करेंगे। देखिए ए का वैल्यू 30 यहाँ प्लस बी का वैल्यू 54 लॉग 10, इसमें है 10, ध्यान रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं इसको। देखिए मैच्योरिटी आपका कितना आया है 436 आया है डिवाइडेड बाय 10 3 पावर क्या 3। अब आप यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जब आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके ये कितना आएगा परसेंटेज में, स्ट्रेंथ का वैल्यू यहाँ बोला है परसेंटेज में होगा तो कितना होगा स्ट्रेंथ का वैल्यू, तो 66.57%, 66.57% किसका वैल्यू बताइए, स्ट्रेंथ का वैल्यू। अब आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ निकालना है 7 डेज का। ये तो परसेंटेज में आया, किसके रिस्पेक्ट में आया, रिस्पेक्ट का मतलब है 7 डेज का आप फाइंड आउट करना चाहते थे स्ट्रेंथ, ठीक है। और आपको स्टैंडर्ड का पता था, स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू आया था 66.57%, ऐसा आया था। तो अगर आपसे 7 डेज वाला बोले तो आप क्या कीजिएगा 66.57% इंटू स्टैंडर्ड मैच्योरिटी। अब स्टैंडर्ड मैच्योरिटी का स्ट्रेंथ आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है 40 मेगा पास्कल। क्या दिया गया है 40 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एमपी है, तो 66.57 डिवाइडेड बाय 100 मेगा पास्कल। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो बताइए कीजिए और बताइए कितना आ जाएगा, तो 26.63 मेगा पास्कल आ जाएगा 26 पास्कल। यही था किसका कंक्रीट का 7। आगे बात करते हैं, ये था आपका छठा टेस्ट यानी कि 6th आपको बताया नॉन का, ये था मैच्योरिटी टेस्ट। नेक्स्ट जो हमारा 7 नंबर टेस्ट वाला है नॉन डिस्ट्रक्टिव का 7 नंबर जो टेस्ट वाला है वो टेस्ट होने वाला है आपका रेडियोमेट्रिक टेस्ट। आने वाला है रेडियोमेट्रिक टेस्ट या रेडियोमेट्रिक मेथड, रेडियो एक्टिव, रेडियोमेट्रिक नहीं, रेडियो एक्टिव एक्टिव मेथड, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव मेथड क्या है आपका, इसमें क्या होगा कि ये हमारा कंक्रीट है, मान लीजिए ये हमारा क्या है कंक्रीट है, ये क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा किसको, एक्सरे को एब्जॉर्ब करेगा,
एक्सरे को एब्जॉर्ब करेगा और किसको एब्जॉर्ब करेगा, गामा रे को एब्जॉर्ब करेगा। जब हम क्या करते हैं स्लिट से एक्सरे और गामा रे को पास करवाते हैं, जब इसको क्या करते हैं बताइए, रेडियो एक्टिव में क्या होता है, एक्सरे और गामा रे को हम से पास करवाएंगे, कंक्रीट क्या करेगा, एक्सरे और गामा रे को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट द डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्ब जब करेगा तो उसका कंक्रीट का द डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि जितना ज्यादा डेंस होगा, कहना चाह रहा है कि जितना ज्यादा कंक्रीट डेंस होगा उतना ज्यादा उसका डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ कि जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना ज्यादा अमाउंट में एक्सरे एंड गामा रे को एब्जॉर्ब करेगा, एंड गामा रे को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। वही चीज बोला गया है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन आपका क्या निकलता है कि अगर हाइयर डेंसिटी है तो आपका एब्जॉर्प्शन क्या होगा बताइए, एक्सरे एंड गामा रे का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मीन्स कह सकते हैं कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब जो है ज्यादा, क्या कहेंगे कि रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा डेंसिटी का, बताइए डेंसिटी कब ज्यादा होगा, कैसे आप डेंसिटी ज्यादा हो रहा है कंक्रीट डेंस करने के लिए, जब आप कंक्रीटिंग करते हैं उस टाइम में अच्छे से कंक्रीट को क्या करना पड़ेगा, कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। वाइब्रेटिंग करते हैं ना, ठीक है, निडल वाइब्रेटर होता है, शटर वाइब्रेटर होता है, एक्सटर्नल वाइब्रेटर होता है, इंटरनल वाइब्रेटर होता है, प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर होता है, सारे वाइब्रेटर का चर्चा हम पिछले क्लास में कर हुआ है। प्लेलिस्ट आप एक एक वीडियो को सिंगली जो है स्टेप बाय स्टेप वॉच कर सकते हैं। चलिए आप, ये था आपका रेडियो एक्टिव मेथड, रेडियो एक्टिव मेथड जो आपका कंप्लीट, यानी कि ये आपका नॉन डिस्ट्रक्ट मेथड है। सातों मेथड क्या किया, अब जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है, जैसा कि आप पढ़े सीमेंट में टाइम एंड फाइनल सेटिंग, यानी कि सीमेंट का जैसे टाइम होता है उसी तरीके से कंक्रीट को सेट करने के लिए क्या होगा, टाइम होगा, कि टाइम में कंक्रीट सेट करेंगे। ठीक है, उसी के बारे में हम डिस्कस, तो सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, इस तरीके से सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट था, उसी तरीके से सेटिंग टाइम ऑफ हमारा क्या होगा, कंक्रीट होगा। में क्या बोल रहा है, द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट फ्रॉम द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यहाँ पर क्या कर रहा है, सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट पर करेगा, यानी कि ऐसा नहीं मान के चलना है कि सीमेंट का जो सेटिंग टाइम होगा वही सेटिंग टाइम आपका, नहीं मानना है। जब भी होगा आपका कंक्रीट का सेटिंग टाइम अलग होगा एंड सीमेंट का सेटिंग अलग होगा। हमने आपको बताया था कि सीमेंट का जो सेटिंग टाइम होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होगा आपका, बताइए 30 मिनट होगा, एंड फाइनल सेटिंग टाइम क्या होगा आपका, 10 आवर होगा। इसी तरीके से कंक्रीट में भी हम लोग जानेंगे कि इसका सेटिंग टाइम क्या होता है, कितना होता है। चलिए नेक्स्ट पहला पॉइंट बात करते हैं इसमें, द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट डिफर फ्रॉम द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। ठीक है, बताएं सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट डिफर फ्रॉम द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट डिपेंड ऑन, तरीके से सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट जो कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करते, कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, तो उसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है कि सेटिंग टाइम जो है बहुत सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, का वाटर सीमेंट रेशियो कैसा है, वाटर सीमेंट क्या होता है वो बता दिया आपको, रेंज क्या होता है वाटर सीमेंट रेशियो का वो भी हमने आपको डिस्कस किया है। तो ध्यान रखिएगा कि सेटिंग टाइम डिपेंड करेगा वाटर सीमेंट रेशियो पर, सेटिंग टाइम डिपेंड करेगा कि जिस इन्वायरमेंट में आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं वह उस इन्वायरमेंट का या उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है, बातों के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब उसमें यानी कि कंक्रीट अगर आप बना रहे हैं तो कंक्रीट में आप क्या क्या लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, सैंड लगाते हैं, एग्रीगेट लगाते हैं, वाटर, यानी कि इन सभी को आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। कई सारे केस में आपको यहाँ क्या मिलाना पड़ता है, एड मिक्सचर भी मिलाना पड़ता है। एड मिक्सचर का एक अलग सेपरेट टॉपिक है, एड मिक्सचर
बहुत ही अच्छे तरीके से आपके बीच। ठीक है, बस धैर्य बनाए रखें एडमिक्सचर के बारे में। थोड़ा बहुत शॉर्ट आइडिया हम आपको पिछले क्लास में भी दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो हम लोग कंक्रीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये जो इंग्रेडिएंट है कंक्रीट का, क्या है इंग्रेडिएंट है, इसमें सीमेंट, सीमेंट जो यूज करेंगे ये किस टाइप का सीमेंट है। अब हमने 15 टाइप, 14 से 15 टाइप के सीमेंट के बारे में चर्चा किया है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है, सल्फेट रेसिस्टेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पोर्टलैंड पोजुलुना सीमेंट क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, कई सारे सीमेंट्स के बारे में हमने चर्चा किया है सीमेंट टॉपिक में। यहाँ पर जो सीमेंट हम लोग मिला रहे हैं कंक्रीट में, तो टाइप्स ऑफ सीमेंट कैसा है, यानी कि टाइप्स ऑफ सीमेंट किस टाइप का है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। और नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ मिनरल्स एंड एडमिक्सचर। अब देखिए यहाँ पर एडमिक्सचर जो मिला रहे हैं, किस तरह का एडमिक्सचर है, यानी कि एडमिक्सचर एक्सेलरेटर वाला एडमिक्सचर है या रिटार्डर वाला एडमिक्सचर है। एक्सेलरेटर वाला क्या करता है, टाइम को क्या करता है बताइए, घटा देता है। और रिटार्डर वाला एडमिक्सचर क्या करता है, सेटिंग टाइम को क्या करेगा बताइए, बढ़ा देगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए यूज ऑफ मिनरल्स एंड एडमिक्सचर, कौन कौन से मिनरल्स का यूज कर रहे हैं और कौन कौन एडमिक्सचर का यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड है हमारा क्या, सेटिंग टाइम ऑफ एंड यूज ऑफ प्लास्टिसाइड। प्लास्टिसाइडर्स किस टाइप का यूज, तो उसके ऊपर भी सेटिंग। ये सभी पैरामीटर्स थे जिसके ऊपर क्या कर रहे थे, सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट डिपेंड कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए टर्मिनेशन ऑफ सेटिंग टाइम। अब सेटिंग टाइम को डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या बताया था, निडिल ले रहे थे ना, स्टैंडर्ड निडिल ले रहे थे, पारे निडिल ले रहे थे, उसका डाया क्या हो रहा था, बातों के ऊपर एपरेटस का यूज किया। किस एपरेटस का यूज किए थे सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए, विकेट एपरेटस का यूज कर रहे थे। और उसी विकेट एपरेटस की मदद से हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम निकाल रहे थे, फाइनल सेटिंग टाइम निकाल रहे थे, और हमारे सीमेंट का कंसिस्टेंसी को भी हम फाइंड आउट कर क्या था। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि अगर आप कंक्रीट का सेटिंग टाइम को डिटरमाइन करना चाहते, टाइम को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, तो आप कौन यूज कीजिएगा, आपको जो यूज करना है पेनिट्रोमीटर टेस्ट का यूज करना, क्या यूज करेंगे, पेनिट्रोमीटर टेस्ट का यूज करेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड नीडल था उसको पेनिट्रेट करवा रहे थे और देख रहे थे क्या कि तब तक पेनिट्रेट करवाते थे जब तक कि तक पेनिट्रेट ना हो जाए। बताइए ये बॉटम से 5 से 7 mm तक पेनिट्रेट ना हो जाए, क्या टॉप से 33 से 35 mm तक पेनिट्रेट, यही चीज हम लोग वहां ऑब्जर्व कर रहे, यही चीज हम क्या कर रहे थे वहां ऑब्जर्व कर रहे थे। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर आप का सेटिंग टाइम डिटरमाइन है तो उसके लिए आपको कौन करना पड़ेगा, पेनिट्रोमीटर टेस्ट बाय मेजरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड नीडल। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, तो पेनिट्रेट करवा के देखते, अगर ये पेनिट्रेट कर गया तो हम लोग क्या होते हैं, ये पेनिट्रेट करना जब बंद कर जाएगा तो उस क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा फाइनल सेटिंग टाइम है, यानी टाइम पर हमारा निडिल पेनिट्रेट करना बंद करता है, उस टाइम को हम क्या बोल देंगे, सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट बोल देंगे। अब देखिए स्टैंडर्ड निडिल पेनिट्रेशन करने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए निडिल का यूज कर कंक्रीट में कौन कौन सा निडिल होगा बताइए, कौन कौन सा निडिल का डाया होगा या बोल सकते एरिया होगा, क्या क्या एरिया हो सकता है, निडिल का जो एरिया बियरिंग एरिया वो होगा आपका 600 का, या 300 करते हैं, या 161 mm स्क्वायर का भी, या 32 करेंगे, या 16 mm स्क्वायर। ये आपका क्या था बताइए, बियरिंग एरिया था किसका, निडिल का, स्टैंडर्ड निडिल का, निडिल यही 4-5 यार इसका एरिया यही हो, ठीक है, यही 4-5 वाले आपको क्या स्टैंडर्ड निडिल मिलेंगे, क्या मिलेंगे, स्टैंडर्ड निडिल मिलेंगे। अब देखिए अब मुख्य रूप से तो जो इम्पोर्टेंट ध्यान रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए मतलब टेस्ट का यूज मीटर
यूज करते हैं बताइए? ब्लड टेस्ट किसको? टाइम ऑफ कॉन्क्रीट। अब देखिए सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट की अगर बात की तो इनिशियल इसका सेटिंग टाइम होगा, बताइए क्या होगा? जो होगा वेन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस निकल सकता है जब आपका पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इतना मिले, तो उस टाइम में जो टाइम मिलेगा, इतना रेजिस्टेंस पर जब टाइम मिलेगा तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? लेटर सपोज दैट एक्स मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे? इनिशियल सेटिंग बोलेंगे। जब आपका पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस कितना मिल जाए? 27.6 पर mm स्क्वायर मिल जाए, फाइनल सेटिंग। क्या हम कहना चाह रहे हैं? हम यहाँ से क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अलग अलग कंक्रीट का जो है इनिशियल सेटिंग टाइम अलग अलग होगा। तो हम ऐसा यानी कि आप जो कंक्रीट तैयार करते हैं, आप जो कंक्रीट तैयार करते हैं अलग अलग का कंक्रीट है, यानी कि आप मान लीजिए M28 का तैयार कर रहे हैं तो उसका इनिशियल होगा एंड फाइनल सेटिंग होगा। M25 का कर रहे हैं तो इनिशियल का फाइनल सेटिंग टाइम अलग होगा। इस तरीके से यहाँ ध्यान देना है कि इनिशियल सेटिंग आप टेस्ट क्या कर रहे थे, मान लीजिए अलग कलर से हम रेड कलर से आपका नेट दिल को क्या करवा रहा है? पेनिट्रेट। यही हम सर, ये हमारा क्या है? कंक्रीट को प्रेस प्रेस कर रहे हैं, फोर्स लगाना। ये क्या करेगा? रजिस्ट क्या लगा रहे हैं बताइए? क्या लगा रहा है? प्रेस लगा रहा है ना, तो ये इसको क्या करेगा? कंक्रीट करेगा। तो अगर रेजिस्टेंस पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो जिस समय 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका रेजिस्टेंस मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उस टाइम में आपका मतलब टाइम तक पहुंचने के आपका टाइमिंग क्या था? कि आप बोल सकते थे आप स्टार्टिंग में कंक्रीट क्या किए? प्रिपेयर्ड किए, कंक्रीट को प्रिपेयर्ड किए। अब इसके क्या किया? आप पेनिट्रेट करवाना। कोई ना कोई ऐसा टाइम होगा जब इसका रेजिस्टेंस हो जाए 3.5 न्यूटन पर एम रजिस्ट करने लगे कंक्रीट न्यूटन पर एम स्क्वायर। इस तरीके से फाइनल में ध्यान रखना है कि अगर आपका 27.10 न्यूटन पर एम है, ठीक है, तो टाइमिंग क्या है? टाइमिंग क्या है जब आप कंक्रीट बना रहे थे उस टाइम से लेके जब आप कंक्रीट आप क्या किए? करने के बाद कंक्रीटिंग करने के बाद कंक्रीटिंग करने के बाद क्या कर सकते हैं बताइए? ये रेजिस्टेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेजिस्टेंस जो टाइमिंग होगा फाइनल से तरीके से आप इनिशियल है हीट का जो इनिशियल सेटिंग अलग मिलेगा एंड फाइनल सेटिंग का अलग मिलेगा। ये था आपका इनिशियल सेटिंग ऑफ कंक्रीट। ध्यान रखिएगा वेन पे 5 न्यूटन पर रहेगा तो उस समय उस क्या कहेंगे? सेटिंग टाइम कहेंगे आपका पर मिलेगा, तो टाइम जो टाइम होगा फाइनल सेटिंग। जब भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे, जब आप कंक्रीट करते हैं, जैसे ही आप कंक्रीट को प्लेस किए और फिनिश किए, कंक्रीट को फिनिश किए तो डाल के उसको बराबर किए, स्टार्ट कीजिए। बार बार आपको क्या पेनिट्रेट करवाना पड़ेगा। जैसे ही आपको देख लेना है कि किस टाइम हम लोग किए थे और कब आपको किस टाइम आपको ये मिल रहा है, दोनों की टाइमिंग लगा फाइनल सेटिंग क्या कर सकते हैं यहाँ से बताइए? फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के क्लास पर समाप्त।
यहीं पर समाप्त है। हम लोग मिलेंगे।